वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं अपना क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का टॉपिक नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज में कूलाम फोर्सेस पढ़ा, कूलाम फोर्स का वेक्टर फॉर्म पढ़ा, उसका न्यूमेरिकल्स लगाया, दो टाइप के न्यूमेरिकल्स थे। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड पर। यहाँ से हम अपने लेक्चर को स्पीड पकड़ेंगे, अपना चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q एट अ पॉइंट इन स्पेस में बी डिफाइंड एज द फोर्स that a unit positive charge would experience if placed at that point। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यहाँ से आपको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि द फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो फोर्स के बराबर होती है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है अगर उसको किसी पॉइंट पर रखा जाए तो। यानी अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q इज टू 1 ले लेते हैं, 1 को अगर हम रखते हैं तो जितना फोर्स लगता है वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। दैट मीन्स फॉर्मूला क्या हो गया, E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी E इक्वल्स टू F/Q। बस ये छोटा सा आपका फॉर्मूला है। मैंने आपको क्यों बार बार कहा था कि फोर्स वाला अगर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो हम आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेंगे, क्योंकि बस देखिए फोर्स के फॉर्मूले में Q से डिवाइड कर देना है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इसका देखिए फॉर्मूला भी हम आराम से निकाल लेंगे। फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F/Q। ठीक है, अब हमने कहा कि हमारे पास जो फोर्स होता है वो कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। अगर यहाँ पे चार्ज एक Q है और दूसरा चार्ज जो है वो कैपिटल Q है, तब हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये होता है F। यानी हमने कहा सिंस ये F होता है, अब हमें ये करना है, तो यहाँ से अगर हमें इसका वाला निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0, अगर इनके बीच की डिस्टेंस R है तो Q अपॉन में R², यही होगा। अब यहाँ से अगर हमें E निकालना है तो क्या होता है, F अपॉन में Q। डैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R² अपॉन में Q से Q कैंसिल। देयरफॉर हमारे पास E का फॉर्मूला कितना निकल के आएगा, 1/4πε0 Q अपॉन में R²। डैट मीन्स कि हमारा एक Q जो है वो गायब हो गया। पूरा फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, बस आप देख रहे हो कि एक Q जो है हमारा वो गायब हो गया, सिर्फ एक ही Q बचा। इस वाले फॉर्मूले में आप देखिए, इस वाले फॉर्मूले में क्या था, Q अपॉन R², यहाँ पे सिर्फ एक Q है। बाकी पूरा फॉर्मूला आप देख रहे हो एकदम सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक Q को छोड़ के। यहाँ पे दो चार्जेस थे जबकि यहाँ पर केवल और केवल एक चार्ज है, और आपका सब कुछ सेम है। तो आप देखोगे न्यूमेरिकल्स भी सेम आएंगे, यानी न्यूमेरिकल्स करने को आएंगे तो वहाँ पे केवल एक चार्ज दिया होगा, आप आराम से एक चार्ज रख के निकाल लोगे। आपको वहाँ पर जो न्यूमेरिकल में दो टाइप्स वाले बताए थे वो भी आप यहाँ से आराम से कर लोगे। तो चलिए अब धीरे से हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इज टू F/Q। तो Q से इसमें से एक Q गायब हो गया, कट हो गया, यानी Q अपॉन में R² बचा। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास क्या हो गया। और अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लेना है तो हमें पता है कि वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, पूरा फोर्स रखने के साथ ही हमारे पास एक यूनिट वेक्टर होता है R कैप। तो इस तरह से E पूरा रखने के साथ ही यहाँ पर R कैप है। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है, 1/4πε0 Q अपॉन में R², ये इसका मैग्नीट्यूड था, और R कैप इसको डायरेक्शन दिखा रहा है। यानी टोटल ये क्या हो गया हमारा, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके SI यूनिट पे। तो SI यूनिट क्या होगी, F की होती है न्यूटन और Q की होती है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम हो जाएगी इसकी SI यूनिट। आगे देखते हैं, द चार्ज Q विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड सोर्स चार्ज। अब आपसे कह रहा है कि जो चार्ज Q है, यानी जो चार्ज Q इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो आपका होता है सोर्स चार्ज, और वाइल द चार्ज Q विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। एक हो गया, यानी जो लगाता है फोर्स, यानी जो पहला वाला चार्ज जो लगाएगा दूसरे वाले पे, तो जो लगा रहा है फोर्स उसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, और जिसके ऊपर लग रहा है वो टेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि देखिए वहाँ फोर्स में डायरेक्शन अलग थी, यहाँ पे डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन का ही पूरा खेल है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का ही पूरा खेल है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर लगती है। देखिए पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर लगेगी। ठीक है, और अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर लगेगी। बस इतना सा डिफरेंस है यहाँ पर। यानी अगर वहाँ फोर्स में बात करते तो वहाँ पे हम लोग F12 F21 ले रहे थे कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस टाइप से बात कर रहे थे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब बात करेंगे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये डायरेक्शन हम प्लस और माइनस के बेस पर निकालेंगे।
है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ही चार्ज है, वहाँ तो 2 चार्ज थे तो F12 F21 कर रहे थे, पर यहाँ पर केवल एक ही चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका प्लस है अगर तो बाहर की ओर फोर्स लगेगा, और अगर माइनस है तो अंदर की ओर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जैसे वहाँ पर हम लोग करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं, यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करें। 2 चार्जेस के बीच में तो हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड कि 2 चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो कैसी लगेगी कि अगर प्लस क्यू चार्ज है हमारा तो उसके ऊपर क्या होगा कि प्लस है तो आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस है तो इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। अब बात करते हैं अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस, कई सारे चार्ज है, तब क्या करेंगे, तो कंसिडर सिस्टम ऑफ चार्ज Q1 Q2 Qn विद पोजिशन वेक्टर R1 R2 Rn related to some origin O, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 at R ड्यू टू Q1 at R1 इज गिवन बाय क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1/4πε0। देखिए ये वेक्टर फॉर्म में ही लिख रहे हैं, R1P क्यों लिख रहे हैं कि 1 से P की ओर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा चार्ज है, तो डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी वैल्यूज पे ध्यान देते हैं। ये है हमारा P, ठीक है, P है ये पॉइंट जिसकी ओर हमारे क्या हो रहा है, ये Q2 है हमारा और ये P है। अब ये जो P है इसके ऊपर हमारी क्या लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। अब क्योंकि P है यहाँ पर पॉजिटिव तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके ऊपर लग रही है, देखिए Q1 चार्ज था, Q2 चार्ज था, Q3 था, Q4 था, इन सब का जो चार्ज लग रहा है, इन सबकी जो P की ओर अगर हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि Q1 से P की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो Q1 से P की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगी, आउटवर्ड लगेगी, ठीक है। ऐसे Q2 से P की ओर, क्योंकि देखिए यहाँ पे चार्जेस हमारे सिंगल होगा ना, सिंगल चार्ज, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंगल चार्ज होता है जबकि फोर्स में डबल चार्जेस होते हैं। तो सिंगल चार्ज क्या बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, कि अगर कोई सिंगल चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर अगर हमारा कोई सिंगल चार्ज यूनिट चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो फोर्स काम करता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। यानी ये Q1 है तो ये Q1 पर P पॉइंट की ओर जो फोर्स काम करेगा वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। तो Q1 पे इधर साइड ही काम करेगा कि पॉजिटिव है Q1 तो इसलिए इधर साइड काम करेगा, Q2 पॉजिटिव है तो इधर साइड काम कर रहा है, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। आप देख रहे हो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है। तो हम इसकी ये पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, ये पोजीशन वेक्टर होगा R1P, है ना, R1P हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा R2P, ऐसे ये क्या हो जाएगा R3P, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पर दिखाया है कि जो ये हमारे पास है E1 कितना है 1/4πε और Q1 R1P का स्क्वायर R1P का कैप, ये हमारे यूनिट वेक्टर है फ्रॉम Q1 टू P। ऐसे E2 हो गया R2P हो गया, ठीक है। अब जब E1 E2 इस तरह से हो गया तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सिस्टम ऑफ चार्जेस के वेक्टर सम के बराबर होगी। तो वेक्टर सम के बराबर होगी तो ये हमारा वेक्टर सम हो गया, इन सब के प्लस के बराबर होगी, डेट मीन सबको लिख लिया। फिर 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे, Q1 Q2 अलग अलग था तो इसलिए QI अंदर रखेंगे, ठीक है। वहाँ पर हमारा Q1 क्योंकि सेम रहता था, Q2 Q3 चेंज होता था तो Q1 को बाहर कर लेते थे, पर यहाँ पे एक ही Q है और वो भी Q चेंज हो रहा है, Q1 2 3 4 इस तरह जा रहा है तो QI रखेंगे, I की वैल्यू 1 से लेकर N तक। और उसके बाद आपका ये जो यहाँ पे R1P है R2P है, तो देखिए P कांस्टेंट है पर 1 चेंज हो रहा है तो यहाँ पे I रखेंगे तो RIP हो जाएगा, I की वैल्यू 1 से लेकर N तक चेंज हो रही है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, और ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म और ये निकल आया। अब इस पर चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट। न्यूमेरिकल पे हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि न्यूमेरिकल हमारा सेम वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने कूलम्ब फोर्स वाला करके आ रहे हैं, तो इसलिए न्यूमेरिकल का हम इसको बता देते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल बताएंगे, बाकी न्यूमेरिकल जो है आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा। फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड +10⁻⁸ कूलम्ब एंड -10⁻⁸ कूलम्ब रेस्पेक्टिवली प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट फील्ड्स एट पॉइंट A B C। तीनों पॉइंट पर हमें क्या करना है, निकालना है। ABC देखिए हम बना देते हैं पहले। देखिए ये पॉइंट्स बने हुए हैं, बुक में आपको डायग्राम दिखेगा, ये एग्जाम्पल नंबर 1.9 है NCERT का। तो यहाँ पर आपका A पॉइंट एक दिया हुआ है और इधर साइड आपका B दिया है। देखिए ये आपका कोई ट्रायंगल का पॉइंट नहीं है, ये आपके बस एक सिंपल से चार्ज रखे हुए थे, ठीक है। ये मैंने ट्रायंगल यहाँ पे बनाया गया है, ये बुक में बना हुआ था तो बनाया गया है। देखिए बुक में करना क्या था आपको कि 2 चार्जेस ये रखे हुए हैं और एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ A है, एक पॉइंट यहाँ B है और एक पॉइंट यहाँ पे C, कहीं पर आपका बिखरा हुआ पॉइंट है और उस पर आपको निकालना है। और ये जो Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस 0.1 दिया है, बस इतना ही आपको दिया हुआ है। इनके बीच की डिस्टेंस 0.1 है, इनके बीच की 0.1 है, इसके बीच की 0.1 है और कुछ आपको नहीं दिया हुआ है। तो देखिए करना क्या है हमको, अब हम यहाँ पे करना है
सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं, जैसे वहाँ पे फोर्स दिखाते थे वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाएंगे, मैंने आपको कहा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इनवर्ड लगेगी कि आउटवर्ड लगेगी, आप बताइए जल्दी से, इनवर्ड लगेगी कि आउटवर्ड लगेगी। तो हमें पता है कि इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ए वाली जो लगेगी वो किधर साइड लगेगी, ए की डायरेक्शन में लगेगी कि आउटवर्ड लगेगी। तो ए के ऊपर लगनी है लेकिन किधर लगेगी, आउटवर्ड लगेगी कि इनवर्ड लगेगी। तो चलिए देखते हैं, यानी आप समझ पा रहे हो कि नहीं। हमें क्या करना है, इनवर्ड और आउटवर्ड से मतलब क्या है कि ये चार्ज है जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है, चार्ज अपनी ओर लगाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कि बाहर की ओर लगाएगा। तो हमें पता है कि जो Q1 है ये पॉजिटिव है, इसलिए ए के ऊपर ये जो लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में। और उसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, E1A, यानी 1 जो है वो ए पर लगा रहा है, ये Q1 चार्ज जो है वो ए पे लगा है। डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग कि E1A है, यानी यहाँ पे उल्टा नहीं करेंगे कि A1 की ए पर लग रहा है ड्यू टू 1, यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे कि E जो है वो 1 से ए की ओर लग रहा है। तो E1A लग रहा है किधर, बाहर की ओर लग रहा है, क्योंकि हमारा ये क्यों अपनी ओर नहीं लगा रहा है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, देख लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव मैं इसके बता रही हूँ बार बार आपको, ये पॉजिटिव है। इसी तरह सेम देख लीजिए ए पर हमारा Q2 कैसे लगा है, Q2 नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, अपनी ओर चार्ज लगाएगा। Q2 नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, अपनी ओर चल लगाएगा, यानी कि E2A। तो क्लियर हुआ आपको, यानी ये जो Q1 था ये पॉजिटिव है, इसलिए ए के ऊपर ये जो चार्ज लगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो इधर पे। देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि कोई क्यों चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर लगाता है, बाहर की ओर। ठीक है, और अगर क्यू चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाता है, अंदर की ओर, अपने साइड। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपने साइड लगा रहा है, Q2 है ये, तो ये अपने साइड ये 2A को अपनी ओर ले रहा है, जबकि Q1 है तो इधर ले रहा है। अब देखिए यही Q2 जो नेगेटिव है तो ये B को भी क्या करेगा, इस B को भी ये अपनी ओर लेगा। और कैसे बनाएगा, इस B को भी अपनी ओर लेगा, तो इस B को ऐसे लेता हुआ ये इधर साइड में E2B बनाएगा। ठीक है, Q2। और जबकि Q1A जो है ये पॉजिटिव है तो ये B को भी क्या करेगा, रिपेल करेगा और इधर साइड में लगाएगा एक चार्ज, और ये B इधर साइड लगाएगा, ये इस टाइप से E1B। तो आपको क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो ये इस टाइप से लग रहा है। ठीक है, अब C की बारी आती है कि C के ऊपर हमारा कैसे चार्ज लगेगा। तो C एक पॉइंट है, अब Q1 पॉजिटिव है तो इसके ऊपर किधर की ओर चार्ज लगाएगा, बाहर की ओर। ठीक है, तो ये तो देखिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा ना, EC, क्योंकि यहाँ पर तो कॉम्प्लिकेटेड सा हो जा रहा था, पर यहाँ पे तो आपको क्लियर हो रहा है कि Q1 पॉजिटिव है तो ये बाहर की ओर लगाएगा। अब ये देखिए Q2 निगेटिव है तो ये किधर लगाएगा, अपनी ओर लगाएगा, अपनी ओर लगाएगा। तो ये क्या लगाएगा, ये देखिए इसको 1C कर देते हैं और ये हो जाएगा 2C। ठीक है, तो E1C आया, E2C आया। तो अभी जो इक्वल इसका लेना है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, A पॉइंट पर निकालनी है, B पॉइंट पर निकालनी है, C पॉइंट पर निकालनी है। तो पहले A पॉइंट पर निकाल लेते हैं। A पॉइंट पर तो ईजिली शायद निकल आए। A पॉइंट पर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि EA जो होगी वो हमारी E1A प्लस E2A के बराबर होगी। इतना तो क्लियर है आपको कि E जो होगी वो E1A प्लस E2A के बराबर होगी। ठीक, क्योंकि नेट फील्ड जो होती है वो हमारे दोनों के वेक्टर सम के बराबर होती है। तो E1A और E2A देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस में हमने आराम से लिख लिया। दोनों का फॉर्मूला निकालते हैं और उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम देख लेते हैं E2B, या हम सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं। EB कैसे निकलेगा, तो EB हो जाएगा हमारा E1B प्लस E2B। ठीक है, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। अभी हम डायरेक्शन ना निकाल के केवल मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक, और अगेन हम क्या कर लेते हैं, EC देखते हैं, चेक करते हैं EC कैसे निकलेगा। तो EC निकालने के लिए हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि EC देखिए हमारे एक किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन, तो इसका क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट, जैसे अभी तक निकालते थे। तो ये हो गया EC। अभी EC निकालने के लिए E1C इधर है, E2C इधर है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। ये वेक्टर सम वाला केस है, ये तो देखिए डायरेक्ट सम हो जा रहा है, पर ये वेक्टर सम वाला केस है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का वेक्टर सम लेना पड़ेगा, तभी रिजल्टेंट निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर EC ना निकाल के हमें क्या निकालना है, ये EC ना हो के एक तरह से है क्या, ये ER है, रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट निकालना है। दैट मीन्स क्या है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, वैल्यूज़ निकाल लेते हैं अब सारी। तो देखिए ई की ये फॉर्मूला आपको डायग्राम समझ में आ गया ना, बस डायग्राम देखिए, डायग्राम समझ में आ जाएगा तो पूरा वैसे ही था जैसे हम लोगों ने करना था। ठीक है, तो अब हम आते हैं, नहीं समझ में आया तो आप एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। E1A इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला होता है 1/4 Q1 अपॉन में
आर स्क्वायर। तो Q1 यहाँ पर क्या है आपका 10⁻⁻8, क्योंकि 1 की बात कर रहे हैं, और आर स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब देखिए ये आर हम Q1 किसकी बात कर रहे हैं, Q1A की, यानी 1 से A के बीच की डिस्टेंस। अभी पूरा पॉइंट 1 है, तो ये बताइए कितना हो जाएगा। ये पूरा पॉइंट 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 0.05 ना, हाफ है ये, ठीक है। तो ये 0.05 का स्क्वायर, डैट मीन्स ये आपका कुछ आएगा 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, वो डायरेक्टली लिख ले रहे हैं। और यानी आपको याद रखना है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। और अप्लाई करते हैं यहाँ पे 10⁻⁻8, और नीचे हो जाएगा आपका 0.05 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा आपका 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आप देख लेना इसको सॉल्व करके। फिर आते हैं E2A के ऊपर। E2A हमारा क्या है, 1/4πε0 ही है। 10 की पावर यहाँ पर -8 तो है, E2 है इसलिए -8 तो रहेगा ही, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा पूरा वही, क्योंकि साइन तो हम लोग लेते नहीं है, तो वैल्यूज़ तो सेम ही है। तो इस तरह से ये भी हमारा इक्वल्स टू कितना आएगा 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब अगर हमें टोटल EA निकालना है तो EA इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, यानी 3.6 × 10⁴ प्लस 3.6 × 10⁴, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 टाइम्स में हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब देखिए इसकी डायरेक्शन बतानी, डायरेक्शन किस साइड में लग रही है, पूरा टोटल EA किस डायरेक्शन लगेगा। जब E1A इधर लगेगा, E2A लगेगा, तो पूरा टोटल जो हमारा EA है वो किस डायरेक्शन में लगेगा आपका, राइट साइड। तो हम लिखेंगे डायरेक्टेड टूवर्ड्स राइट, डायरेक्टेड टूवर्ड्स राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा EA। सेम ऐसे EB निकाल लेते हैं। EB निकालने से पहले हम देख लेते हैं EB की डिस्टेंस कितनी आएगी। ये है हमारा 1, तो 1 से B के बीच की डिस्टेंस देख लीजिए। Q1 से B के बीच की डिस्टेंस जो है हमारी वो कितनी होगी, चेक करते हैं। देखिए ये 0.1 है इतना, और हमारे पास जो है ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। अब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, डैट मीन्स क्या हो जाएगी, ये पूरा 1 और प्लस हमारा, क्योंकि ये देखिए ये बीचों बीच में होता है, A और B के बीच में यहाँ पर Q1 है, तो ये हो जाएगा हमारा ये भी 0.05, ठीक है। ये 0.05 है, तो टोटल हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल जो निकल के आएगा, देखिए ये पूरा 1 है और ये 0.05 है। ये आपको डिस्टेंस दी हुई है, ये आपको वैल्यू दी हुई है कि B जो है वो Q1 से कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 0.05 दूरी पे रखा हुआ है, और ये बीचों बीच में है। इसका मतलब ये 0.05 के डायग्राम में आपको पूरा NCERT के क्वेश्चन में बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप ये में सोचिए कहाँ से आया, ये 0.15 हो गया। तो ये यहाँ से आपकी जो डिस्टेंस है वो पूरी कितनी हो गई आपकी, ये पूरी आपकी हो जाएगी, ये पूरे यहाँ से ये 0.1 है और ये 0.05 है, यानी ये हो जाएगी 0.15, और ये तो आपको 0.05 दिया ही है, तो यानी हम 1 भी लेंगे तो 0.05 लेंगे और 2 भी लेंगे तो 0.15 लेंगे, ठीक है। देयरफॉर हमारे पास E1B कितना हो जाएगा, तो चलिए चेक करते हैं। 1/4πε0 हमारा E1B यानी कि Q1 10⁻⁻8 अपॉन 0.05 का स्क्वायर, ये हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी आई, 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। पहला वाला भी यही था। ऐसे E2B निकालते हैं, तो E2B में क्योंकि हमें पता है कि R की वैल्यू चेंज हो गई है, तो 1/4πε0 10⁻⁻8 ही रहेगा, पर यहाँ 0.15 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 9 × 10⁻9 × 10⁻8 अपॉन में 0.15 × 0.15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻8 है तो 9 × 10 आएगा, और अपॉन में 15 × 15, और ऊपर कितना हो जाएगा 2 0 ये 2 0 ये, तो यानी कि ये आएगा कुछ, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 15 6 90 होता है, ये हो गया 6 बार में, ये कैंसिल हो गया। देन आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 600 या 60,000 हो जाएगा, अपॉन में 15 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा आपका 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। E1B आ गया, E2B आ गया, तो E निकालने के लिए, EB निकालने के लिए क्या करेंगे, E1B। अब देखते हैं यहाँ पे E2B प्लस होगा कि माइनस होगा, वो डायग्राम से समझ में आएगा। तो डायग्राम पे चेक करते हैं। तो डायग्राम हमारे पास देखिए क्या है, E1B इस डायरेक्शन में, E2B इस डायरेक्शन में, यानी दोनों क्या होगा माइनस में। यहाँ पे देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में तो प्लस था, पर यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होगा।
तो माइनस होगा तो यहाँ पे मैंने माइनस लगाया। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या थी, 3.6 इंटू 10⁴ माइनस 4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब हम देखिए इसको क्या कर लेंगे, 3.6 है तो ये हो जाएगा हमारा 36। अगर हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको 10⁻³ बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये 36 इंटू 10⁻, तो हम इसको कर देते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁴ माइनस 0.4 इंटू 10⁻⁴, फिर उसमें से 3, ये 3.6 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 3.6 माइनस 0.4 इंटू में 10⁻⁴, यानी ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम, यानी EB पे भी निकला है। अब लास्ट बचा है हमारा E1C निकालना है, तो जल्दी से चेक करते हैं। E1C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 10⁻⁻8। अब आपको पता है कि नीचे क्या है, 0.1 था, 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ C था और यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.1 थी, तो ये किया। तो इस तरह से इसकी वैल्यू जो आएगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−8 अपॉन में 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 इंटू 0.1, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 100 आ जाएगा। यानी वैल्यू जो आएगी E1C की वो आएगी 9 इंटू 10⁻3। अब जो E1C आएगा वही आपका E2C आएगा, आप चेक करके देख रहे हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं EC, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास जो डायग्राम था वो इधर साइड E1C जा रहा था, इधर साइड आपका E2C जा रहा था, और बीच में जो रिजल्टेंट था वो EC था। तो रिजल्टेंट EC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का लेना पड़ेगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो चलिए चेक करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर क्या आता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर में पता है कि ये रूट में हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों के बीच का एंगल 120 है। देखिए 120 क्यों हो रहा है इसका एंगल, देखिए यहाँ पर ये हमारा इक्वेटर ट्रायंगल है, 0.1 0.1 0.1, तो ये 60 है। ये अगर हमारा 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 120 ही तो होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा E1C² E2C² प्लस 2E1C E2C cos 120 डिग्री, cos 120 की वैल्यू -1/2 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से यहाँ। तो ये आएगा हमारे पास 2EC² माइनस EC², डैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास सिर्फ EC², और डैट मीन्स वैल्यू निकल के आएगी EC, जो कि है हमारे पास कितनी, अभी निकाला था 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलाम। अब देखिए यहाँ से डायरेक्टली आ तो गया था, पर हमें पता नहीं था श्योरली कि ये 9 इंटू 10⁻3 होगा, तो इसलिए हमने इसको पहले ये निकाला और देन फिर इसके बाद इसका आंसर निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा EC की वैल्यू आ गई, और इधर हमारी क्या हो गई, EB की वैल्यू आ गई, ये है EB, और फिर हो गया हमारा EA तो निकल ही आया था, 3.6 इंटू 10⁻⁴ से जब करा था तो 7.2 आ गया था। तो इस तरह से हमारा EB EC निकल आया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ये हो गया न्यूमेरिकल हमारा। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, क्या होती है, उस पर बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया। आप देखिए इस टाइप से न्यूमेरिकल हम लोगों ने बहुत किए थे, इक्वेटर ट्रायंगल वाले, स्क्वायर वाले सारे किए थे। तो अब आपको एक मैंने बता दिया कैसे करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई चार्ज इस तरह से दिया हुआ है, ये Q1 चार्ज दिया हुआ और B पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आपको अगर ये प्लस में है तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो किधर लगेगी, EB इस डायरेक्शन में लगेगी। और अगर यहीं पर आपका ये Q1 चार्ज जो माइनस में दिया हुआ है और आपको B पॉइंट पे निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगी वो इस साइड में लगेगी। बस और कुछ नहीं है, बस इतने का ही खेल है पूरा इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आप न्यूमेरिकल कर लोगे, अब आप आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो अगर हमारी जो इमेजिनरी लाइन यानी जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फील कर रहे हैं उस जगह पर अगर एक इमेजिनरी लाइन खींची जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 10th क्लास में किया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींची थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जैसे सेम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अ वे ऑफ पिक्टोरली मैपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्जेस। यानी जहाँ जहाँ पे हमें चार्जेस फील हो रहे हैं तो वहाँ पर हम एक इमेजिनरी लाइन खींच दे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाती है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इनकी, कि फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट निगेटिव चार्ज। ये हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और निगेटिव पे एंड करती हैं। इफ़ देयर इज अ सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। और अगर एक सिंगल चार्ज रखा है, ना पॉजिटिव नेगेटिव, सिंगल है, तो ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे एंड होगा। यानी यहाँ पे रखा है तो ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे जाके एंड हो जाएगा। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, निगेटिव पे एंड होगी, ठीक है। इन अ चार्ज फ्री रीजन, अगर वहाँ पे चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी अ कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। अगर चार्ज फ्री रीजन है यानी कि आपका वहाँ पे चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी हमारी वो कैसी होंगी, वो कंटिन्यूअस कर्व के फॉर्म में होंगी। यानी कि आपके प्लस माइनस वाला कोई केस नहीं है, फ्री चार्ज फ्री रीजन है तो ये कंटिन्यूअस कर्व बनाएंगी और इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, ये टूटेंगी नहीं, ठीक है। देखते हैं कैसे।
तो देखिए कुछ इस टाइप से है यहाँ पर कि अगर प्लस चार्ज है तो ये हमेशा प्लस से बाहर की ओर जाएंगी, प्लस से माइनस की ओर जाती है। इसलिए देखिए अभी हम लोग जो क्वेश्चन में कर रहे थे कि प्लस से माइनस की ओर जा रही थी इसलिए बाहर की ओर जा रही थी। अब माइनस में तो प्लस से ये माइनस की ओर आ रही है इसलिए इनवर्ड आती हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास प्लस माइनस है, चार्ज फ्री रीजन है, तो यहाँ पे एक कर्व बनाती हैं और ये प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस ही जाती हैं। ये देखिए प्लस है, ये निकली और माइनस की ओर जाएंगी, फिर ये यहाँ पर आके रुक गई, फिर प्लस है, ये अंदर अंदर नहीं जाती हैं, ठीक है। देख लीजिए, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर इफ दे डिड फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल नॉट हैव यूनिक डायरेक्शन विच इज अब्सर्ड। यानी यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे 10th क्लास में किया था, सेम ये वही है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए किया था कि दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। अगर ये कट करेंगी तो जिस पॉइंट पर कट करेंगी वहाँ दो टेंजेंट मिलेंगे और किसी भी लाइन के दो टेंजेंट नहीं हो सकते। तो क्योंकि यूनिक डायरेक्शन ही शो करना होता है तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाती, प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे खत्म हो जाती है। आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर ही अंदर वापस से स्टार्ट हो जाती थी, ये नॉर्थ टू साउथ या साउथ से नॉर्थ अंदर के अंदर स्टार्ट हो जाती थी, पर ये क्या होगी, प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे खत्म हो जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, ठीक है, क्लोज लूप नहीं बनाएगी। नेक्स्ट है क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हम कहेंगे वहाँ पर यानी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी हम कहेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम सरफेस और इंटर टू द सर्फेस इट मेक्स 90 डिग्री टू द सर्फेस। जब ये जहाँ से स्टार्ट होती हैं और जहाँ से इंटर करती हैं उस जगह पर ही सर्फेस से कैसा बनाती है एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और एक यूनिट चार्ज में नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती है, तो एक यूनिट चार्ज में नंबर ऑफ लाइंस, ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक यूनिट चार्ज में नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, 1/ε0 के बराबर। ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती है, तो ये इतनी होंगी हमारी एक यूनिट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने, वो पढ़ेंगे कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अलग अलग शेप पर कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको क्या करना है, आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैंने क्योंकि फोर्स के न्यूमेरिकल आपको करवाए दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने न्यूमेरिकल है उसको आपको अपने से ट्राई करने हैं। फिर जो नहीं आएंगे वो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सेम वही सारे न्यूमेरिकल्स, इसलिए मैंने आपको रिपीट नहीं करवाया है। आपको देखोगे, खुद देखोगे, एग्जाम्पल्स वगैरह देखोगे, आप क्वेश्चन लगाओगे, सेम वही क्वेश्चन थे। मैं एग्जाम्पल्स आपको लगवाई रही हूँ एनसीईआरटी के, एक्सरसाइज के सोल्यूशन में आपको दूंगी ही पीडीएफ में। बट आपको एनसीईआरटी में थोड़ा सा हो सकता है कि कम क्वेश्चंस मिले न्यूमेरिकल्स, इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी जो साइड बुक्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स लगाइए। बाकी तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल के अलग से शीट बना के मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप उसको सॉल्व करिएगा। फिलहाल अभी के लिए तो आप क्या करिए कि आपको जो मैंने बताया उस पर बेस 1-2 न्यूमेरिकल्स तो आपको मिलेंगे जो एग्जाम्पल्स में, उन्हें आप सॉल्व करिए। साइड बुक में आपको जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं उनको आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन को लगाइए। तब मैं आपको तब तक मैं आपको नई शीट जब तक प्रोवाइड करती हूँ तब तक आप इसी को करिए। और तब तक के लिए फिर गुड बाय, गुड लक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।